गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 25 जून के करंट अफेयर। उससे पहले हम लोग कल के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो देखते हैं हमारे कल के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा कि हाल ही में किसने डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करने की घोषणा किया है। तो ये घोषणा किसने किया है? नीति आयोग ने किया है। इसके साथ साथ नीति आयोग ने प्रवासी मजदूरों के लिए एक जॉब प्लेटफॉर्म भी डेवलप करने के लिए एक पैनल गठित किया है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? अमिताभ कांत, जो कि नीति आयोग के सीईओ भी हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो डॉक्टर सेतु रामन पंचनाथन को इसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। फिर है हमारा कि रणजी क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले किस स्पिनर का हाल ही में निधन हो गया। तो इनका नाम है राजेंद्र गोयल। ठीक। फिर हमारा कि जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? विजय खंडूजा को नियुक्त किया गया है जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत। अगला क्वेश्चन हमारा कोरोना वायरस की मेडिसिन से है, जिसमें ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग की अनुमति दी है। किस दवा के लिए? तो फेविपिराविर, जिसे फेविफ्लू के नाम से भी ये मार्केट में अवेलेबल है। अगला है हमारा कि कोरोना पेशेंट के इलाज के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 सेंटर किस शहर में बनाया जा रहा है। तो दिल्ली में बनाया जा रहा है। यहाँ पे एक पूरा ग्राउंड था, उसको ही डेवलप करे जहाँ पे प्रवचन होता था। ठीक है। अच्छा, फेविपिराविर का मैं आपको एक चीज़ ये बता दूँ, ये दवा जो है इसको, ये तो पहली बात तो ये है कि ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़, इसमें जो मरीज होगा पेशेंट, उसका कंसेंट भी चाहिए। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें होंगी तब जाके ये दवा मिलेगी। एक क्या? डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, दूसरा मरीज का कंसेंट। ठीक, याद रखिएगा। अगला हमारा, गालवान घाटी में चीन की सेना से हिंसक झड़प के बाद सरकार ने सेना को कितनी रकम तक के हथियार खरीदने का अधिकार दिया है। तो 500 करोड़ का। ठीक। फिर हमारा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2020 की 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों की लिस्ट में कौन सी कंपनियां, कितनी कंपनियां हैं जगह मिली है? तो 2 कंपनियों को जगह मिला है। उसके बाद है हमारा बीएससी, जो कि भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। यह 1.7 ट्रिलियन डॉलर के साथ पूंजीकरण के साथ दुनिया का 10वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बन गया है। ठीक है। अब हम लोग शुरू करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कोरोना से ही है कि पतंजलि ने किस नाम से अपनी पहली कोरोना की दवा लॉन्च किया है। ठीक है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है कोरोनिल। ठीक। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। अभी हम लोगों ने पढ़ा है फेविफ्लू। ठीक, फेविफ्लू या फिर फेविपिराविर। ठीक है। तो यहाँ पे ये दवा मार्केट में उपलब्ध थी, किस नाम से? फेविफ्लू के नाम से। ठीक। और आयुर्वेदिक की बात करें तो उसमें कौन सी आई है? कोरोनिल आई है, जिसको किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है बाबा रामदेव ने। यहाँ पे 3 दवाइयाँ लॉन्च की गई हैं। एक तो स्वासारी बटी, दूसरा है दिव्य कोरोनिल टैबलेट और अड़ू तेल। इन तीनों का उपयोग एक साथ करना है। और इस दवा के उपयोग से 69% मरीज केवल 3 दिन में पॉजिटिव से निगेटिव और 7 दिन के अंदर 100% रोगी कोरोना से मुक्त हो गए हैं। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। आपको दवा का नाम क्या है? कोरोनिल। फिर हमारा अंटार्कटिका में पाए गए पहले जीवाश्म अंडे का नाम क्या है। तो यहाँ पे इसका नाम क्या है? द थिंग। अभी मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना हाथियों का एक जीवाश्म मिला। उत्तर प्रदेश में कहाँ? सहारनपुर में। और यहाँ पे क्या है? अंटार्कटिका में पहले जीवाश्म अंडे का यहाँ पे अवशेष पाया गया, जीवाश्म पाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। यहाँ पे जो मिला है अवशेष, वो 68 मिलियन वर्ष पुराना अंडा है, इसको याद रखिएगा। ठीक। और इस जीवाश्म को द थिंग नाम दिया है और इसे कहाँ पे रखा गया है? तो चिली के एक संग्रहालय में। यह 9x20 सेंटीमीटर लंबा जीवाश्म है और 2011 में अंटार्कटिका के सेमोर द्वीप पर पाया गया था। यह अंडा अंटार्कटिका का सबसे पहला जीवाश्म अंडा है और वैज्ञानिकों का निष्कर्ष यह है कि यह जीवाश्म मोसासौर का है, जो कि एक विलुप्त समुद्री सरीसृप है, जो कि डायनासोरों के साथ रहता था।
फिर हमारा विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास हैं विश्व बैंक के अध्यक्ष। इन्होंने किस देश के लिए 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि को मंजूरी दिया है? तो बांग्लादेश। ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि इस समय भारत के लिए बहुत ही मुश्किल, एक तो चीन के साथ एलएसी पे तनाव चल ही रहा है, इसके अलावा नेपाल भी कुछ हिस्सों को अपने मैप में दिखा रहा है, और इधर चीन ने क्या किया है, बांग्लादेश को यहाँ पे जो सामान होता था उस पर 97% सामानों पे छूट दे दिया, टैरिफ मुक्त कर दिया है। ठीक, तो यहाँ पे सबको वो अपने साइड ले जा रहा है। हालांकि जो भी देश थे सबके साथ संबंध भारत के अच्छे थे, लेकिन फिर भी इतनी छूट देने के बाद सभी लोग मुसीबत क्रिएट कर रहे हैं। ठीक, तो अभी बांग्लादेश से ये दोबारा चर्चा में आया है कि यहाँ पे आर्थिक सुधार और रोजगार सृजन के लिए 3 परियोजनाओं के लिए 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि को मंजूरी दिया गया। कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? एक तो है निजी निवेश और डिजिटल उद्यमिता, दूसरा है डिजिटल सरकार और अर्थव्यवस्था, और दूसरा प्रोग्मेटिक जॉब्स डेवलपमेंट पॉलिसी क्रेडिट। इनसे नौकरियों के सृजन, अर्थव्यवस्था में मदद करने और विशेष आर्थिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष निजी निवेश को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है। ठीक, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है, और राजधानी है बांग्लादेश के ढाका। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस संस्था ने कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट लिया है? तो ये किसने लिया है? इसरो ने लिया है। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इसने पेटेंट ले लिया है। अब देखते हैं यहाँ पे ये क्या है, इसका नाम है लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट, और इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? तो मानव अंतरिक्ष यान के लिए एक सुरक्षात्मक परिधान है, जो कि एक फिटिंग सूट है, गले से लेकर के पैर तक के सभी अंगों को पूरा कवर करता है। आरामदायक तापमान, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पसीने को हटाने वाले बायो कंपैटिबल कपड़ों और घटकों से बना है ये। ठीक है, और अभी इसका पेटेंट इसरो ने ले लिया है। इसका उपयोग अंतरिक्ष, सैन्य अनुप्रयोग, अग्निशमन के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्रों के गर्म और ठंडे वातावरण से सुरक्षा के लिए, व्यक्तिगत शीतलन और ताप प्रयोजनों के लिए किया जाएगा। इसरो के निदेशक कौन है? के सिवान है, मुख्यालय है बेंगलुरु। स्थापित कब हुआ था इसरो? 1969 में। फिर हमारा जर्मन बुक ट्रेड ने अपनी प्रतिष्ठित 2020 शांति पुरस्कार के लिए किस प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री को चुना है? तो ये बताइए कि अर्थशास्त्री इसमें सबसे प्रसिद्ध कौन है? अमर्त्य सेन, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनको वैश्विक न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सामाजिक असमानता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए अग्रणी काम के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। जर्मन बुक ट्रेड ने 1950 से ये पुरस्कार हर साल दे रहा है। अमर्त्य सेन ने वेलफेयर इकोनॉमिक्स अध्ययन में सामाजिक पसंद, वेलफेयर मेजरमेंट और गरीबी जैसी मूलभूत समस्याओं पर अपने शोध किए, और इसके लिए 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो अब आ गया है ऐप। तो जिन लोगों ने अभी तक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है वो ऐप को इंस्टॉल कर लें, और इसमें जो भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल है वो आप उससे पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक, ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप रेटिंग और रिव्यू देना मत भूलिएगा। साथ ही साथ करंट अफेयर के सभी फॉर्मेट्स आपको ऐप में मिल जाएंगे, जिस भी तरीके से आप पढ़ना चाहें वहाँ पे सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगला हमारा कि लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये लेखक हैं अमीश त्रिपाठी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन है लेखक? अमीश त्रिपाठी। ठीक, ये वेस्टलैंड पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इस बुक को प्रकाशित किया गया है, और इसमें बताया गया है राजा सुहेल देव के बारे में, जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ा, विशाल व्यक्तिगत तपस्या की, उज्जवल पहल किया, और राष्ट्र के अंदर हर किसी को उनके धर्म स्थान क्षेत्र के बारे में जागरूक किया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डेड मैन के नाम से मशहूर WWE के किस दिग्गज रेसलर ने प्रोफेशनल रेसलिंग से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है? तो उनका नाम है अंडरटेकर। ठीक है, आप देखते होंगे अगर रेसलिंग तो आपको पता होगा। अंडरटेकर ने 3 दशक तक राज किया, और इनको डेड मैन के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम इनके मूल नाम की बात करें तो क्या नाम है? मार्क कैलावे। लेकिन अगर रेसलिंग की दुनिया में इनका सबसे ज़्यादा नाम कौन सा प्रचलित है? अंडरटेकर। ठीक है, तो इन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है। सबसे पहले ये साल 1990 में WWE के रिंग में आए थे, और 6 बार टैग टीम टाइटल भी जीता। इसके अलावा रेसलमेनिया में लगातार 21 बार इन्होंने जीत हासिल किया है।
अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा कथन सत्य है? पहला तो हमारा 23 जून को लोक सेवा में कार्यरत लोगों को सम्मान व्यक्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा हमारा 23 जून को विश्व स्तर पर ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। सही है। तीसरा हमारा 23 जून को ही विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? तीनों हो जाएगा हमारा सही। ठीक, यहाँ पे हर साल 23 जून को लोक सेवा में कार्यरत लोगों को सम्मान व्यक्त करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इस दिवस को एक नई मान्यता देने और लोक सेवा के मूल्य को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2003 में शुरू किया, और इसके साथ साथ यह एक पुरस्कार भी दिया जाता है इसका। ठीक, इसी तरह भारत में प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। दूसरा हमारा ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को। ठीक, हर साल 23 जून को विश्व स्तर पर ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि ओलंपिक को टाल दिया गया है, जो हमारा 2020 में जापान के टोक्यो में होने वाला था, इसको 2021 के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। लगभग सारे गेम को पोस्टपोन किया गया है। ठीक, फिर हमारा अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। तो आपको पता है कि मृत्यु के बाद अगर उनके हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है तो एक विधवाओं की लाइफ आसान नहीं होती है। ठीक है, विधवाओं की आवाज़ों और उनके साथ होने वाले जो अनुभव है उनको ध्यान आकर्षित करने के लिए और लोगों को उनके समर्थन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। साल 2005 से इसकी शुरुआत हुई है, किसके द्वारा? लुमम्बा फाउंडेशन के द्वारा। ठीक, चलिए अब यहाँ पे अगर बात आई है यूएन की, तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। उसके बाद इसके महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, और मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर हमारा भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि कब मनाई गई है? तो 23 जून को इनकी पुण्यतिथि मनाई गई है। 6 जुलाई 1901 में कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था, और ये भारतीय जनसंघ के संस्थापक हैं एवं एक महान शिक्षाविद और चिंतक के रूप में इनको याद किया जाता है। 1934 में मुखर्जी जी को 33 वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके साथ साथ 1944 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हिंदू महासभा का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक, 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना किया और इसके पहले अध्यक्ष बने। 1953 में जम्मू कश्मीर में डॉक्टर मुखर्जी को हिरासत में ले लिया गया, और इसी टाइम 23 जून को इनका निधन हो जाता है। ठीक है, रहस्यमय परिस्थितियों में। मई में इनको जेल होती है और जून में इनका निधन हो जाता है। फिर हमारा भारत में जन्मे प्रसिद्ध शिया विद्वान और लेखक मौलाना तालिब जौहरी का निधन 21 जून 2020 को हो गया है। ये किस देश के नागरिक थे? तो ये बांग्लादेश के नागरिक, पाकिस्तान के नागरिक थे। 81 वर्ष के थे, और इनका जन्म पटना में हुआ था, और उसके बाद जब भारत विभाजन हुआ तो अपने पिता के साथ पाकिस्तान चले जाते हैं। ठीक, 1949 में 47 में विभाजन हो जाता है, उसके 2 साल बाद ये जाते हैं। और ये कई धार्मिक किताबें इन्होंने लिखा है। इनकी विद्वता को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने इनको सितारा-ए-इम्तियाज सम्मान से भी नवाजा है, और इनकी लिखी हुई किताब हदीस करबला दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक, तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।